Good morning, all of you. In this part of the alcohol and phenols, we will discuss about the different reactions of alcohols. The alcohols can show the different type of reaction having the two type of cleavages, either the OH bond cleavage or the COH cleavage. Means जो alcohols हैं उसके अंदर या तो आपके O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज होगा, उसका ब्रेकेज होगा, या C और OH के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो दो टाइप की आपकी रिएक्शंस आमतौर पे अल्कोहल शो करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो रिएक्शंस अल्कोहल की जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज हो। तो उस सीरीज के अंदर हम सबसे पहले जो कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं वो है आपके इथर्स। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो इथर्स है इसे अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करें। देखो ये पार्ट तो कॉमन हो गया, इथाइल पार्ट CH3CH2। देखो ये CH3CH2 ये पार्ट कॉमन हो गया, O आ गया, देखो O भी आ गया। अब ये जो अगला पार्ट है CH3CH2 ये हमें लेके आना है। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर रिवर्स क्वेश्चन हम कर लें कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द इथोक्सीथेन बाय यूजिंग ए प्रोसेस कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो O है O की साइड में हम Na लिख देते हैं, NaCl ऐड करके देखते हैं। O के क्योंकि O नेगेटिव होता है तो Na पॉजिटिव और बचे हुए साइड में Cl, तो ये आपके रिएक्टेंट बन जाते हैं इसके। देखो ये तो Na पार्ट बन गया आपका CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और दूसरा पार्ट मैंने क्या बताया था, इधर Na है तो इधर क्या Cl, वो दूसरा आपका रिएक्टेंट हो जाएगा। देखो CH3CH2Cl। अब जब रिएक्शन चलती है तो क्या होता है, O नेगेटिव किस पे अटैक करता है बोलो, अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इस कार्बन के ऊपर जिसपे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। ये मैकेनिज्म भी हम डिस्कस करेंगे। तो NaCl लॉस्ट हो जाता है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस है। अब क्वेश्चन ये आया कि जो इथर्स है वो हम इन दो रिएक्टेंट से तो बना लेंगे, एक तो होगा सोडियम इथोक्साइड ले लिया और दूसरा क्लोरोइथेन। लेकिन ये सोडियम इथोक्साइड कैसे बने अल्कोहल से। अब देखो बिल्कुल क्लियर कट है, यहाँ पे O नेगेटिव जो है, यहाँ पे क्या है बोलो, O नेगेटिव H पॉजिटिव हटा के Na पॉजिटिव लगाए, इसका मतलब आप सोडियम डाल दे इसमें। सोडियम क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट है, देखो Na ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो अब क्या करेगा ये भी स्टेबल होना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे, ग्रुप 18 जैसे Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो H पॉजिटिव है यहाँ पे, ये तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है इस H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। H मिलके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में दिखेगी हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्कोहल ले लें और उस एल्कोहल के अंदर हम क्या डाल दे बोलो, एल्कोहल के अंदर हम डाल दें स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, और आपको बबल्स दिखाई दे निकलते हुए, इट मीन्स वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस क्यों हुई, इस OH बॉन्ड क्लीवेज की वजह से कि O नेगेटिव और H पॉजिटिव लॉस हुआ। तो इससे एसिडिक नेचर का भी पता चला एल्कोहल्स के, और आपके ये सोडियम इथोक्साइड बन जाता है। O नेगेटिव के पास कौन आ जाता है, Na पॉजिटिव, या आप NaH डाल दें। NaH डालेंगे तो क्या होगा, जो एल्कोहल्स का O नेगेटिव H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव के साथ कौन मिल जाएगा, OH नेगेटिव पार्टी है, तो वाटर लॉस हो गया। और O नेगेटिव के साथ कौन, Na पॉजिटिव। तो जब भी आपको सोल्ट बनाना हो एल्कोहल का, ऐसे सोडियम इथोक्साइड इस टाइप से, तो आप क्या डालें, या तो डायरेक्ट आप Na डालें या NaH डाल दें। Na डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, NaH डालेंगे तो वाटर बन जाएगा। Both of these compound Na और NaOH are used to detect about the acidic nature of the alcohol। अगर आपसे ये पूछा जाए कोई केमिकल टेस्ट बताएं जिससे हमें ये पता चले कि अल्कोहल से उनका नेचर एसिडिक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो वो जो टेस्ट है वो क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन विद Na और सेकंड रिएक्शन विद NaOH। तो ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्केन्स का, कि हम एल्केन कैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जो एल्केन अब हमारा बनेगा, यहाँ पे जैसे इथेन बनाना है, तो ये जो इथेन वाला पार्ट है जिसमें दो कार्बन है, ये दो कार्बन इस इथेनॉल वाले दो कार्बन नहीं होंगे। देखो कैसे, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है RMGX के अंदर जो ये R पार्ट है ये वही होगा जो एल्केन हमारा ऊपर बनेगा। अगर हमें इथेन बनाना है तो यहाँ पे इथाइल पार्ट होगा, ये CH3CH2। प्रोपेन बनाना है तो प्रोपाइल पार्ट होगा, क्योंकि ये R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये R नेगेटिव होता है और MgX में Mg क्या होता है, पॉजिटिव। तो जो R नेगेटिव होगा ये क्या लेगा बोलो एल्कोहल्स का, यहाँ से H पॉजिटिव। तो R नेगेटिव H पॉजिटिव, तभी तो एल्केन बनेगा। तो अब जैसे इथाइल लिया तो इथेन बन गया।
और यहाँ पे O नेगेटिव के साथ कौन आ जाएगा, MgX, ये आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। इस मेथड को जीयर-विटॉफ्स मेथड कहते हैं और ये काम आता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, रिएक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन्स को डिटरमाइन करने के काम आता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं, जितने OH होंगे उतने ही तो रिएक्टिव H एटम होंगे, उतने ही तो H पॉजिटिव लॉस हो सकते हैं। तो उनका पता लगाने के लिए ये जीयर-विटॉफ्स मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट एल्डिहाइड। आप इथेनॉल को इथेनॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? आपको दिख रहा है यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों के बीच, क्या डिफरेंस दिख रहा है बोलो? ये जो CH2 दिख रहा है इथेनॉल का, तो यहाँ पे कौन है बोलो? CH, मीन्स एक H कम करना है आपको। एक O है यहाँ पे OH है, तो एक H यहाँ से, मीन्स द 2 OH will be lost from the adjacent atoms, one from the carbon atom, other from the O atom, and that can be carried out done by using a reagent that is the copper by heating at a temperature of 573 Kelvin. डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस है आपकी, तो डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो जाएगी आपकी और आपके इथेनॉल बन जाएंगे। तो इथेनॉल से आपने इथेन भी प्रिपेयर किया, इथेनॉल से आपने सोडियम इथोक्साइड और इथोक्सीथेन प्रिपेयर किया, यहाँ पे इथेनॉल। अब एल्डिहाइड्स के अंदर देखो CH बॉन्ड अगर हम यहाँ पे बीच में O एंटर करवा दे, ऑक्सीडेशन करवा दे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आपने नाइट्रिक एसिड के द्वारा ऑक्सीडेशन किया, तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है आपका CHO ग्रुप, जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और H के बीच का जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है, इसका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आपने देखा कि इथेनॉल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेनोइक एसिड के अंदर। नेक्स्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको तो आप एसिड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो OH को रिप्लेस करके क्या लगाना है, या तो OR एस्टर्स बन जाएंगे, या X आपके एसिड हेलाइड बन जाएंगे, या NH2 तो एसिड अमाइड बन जाएंगे। तो वो कैसे बने, तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर OR लगाना है यहाँ पे, देखो OH को हटा के OR, तो R, तो OH के साथ क्या लॉस होगा, OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। जो भी रिएजेंट हम डालेंगे वहां से H आना जरूरी है, क्योंकि H आया तो H2O निकल जाएगा, यहाँ से H आएगा तो H2O निकल जाएगा। जैसे लगाना RO है तो H यहाँ पे आना चाहिए, तो डालेंगे क्या, ROH। X लगाना है तो HX डालना पड़ेगा, H2O निकल जाएगा, X लग जाएगा। अमोनिया डालेंगे हम तो H2O यहाँ पे और NH2 वहां पे लग जाएगा, देखो ये रहा। एल्कोहल डालेंगे तो एस्टर, HX डालेंगे तो एसिड हेलाइड, अमोनिया डालेंगे तो एसिड अमाइड प्रिपेयर हो जाएंगे। जो अभी अभी हमने एस्टर बनाए, तो इसके लिए एक स्पेशल रिएक्शन भी है। देखो ये हमने यहाँ पे बनाया, जो यही कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम डाल दें RCOOH, तो क्या होगा, एल्कोहल्स जब भी ये रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो एल्कोहल है इसका तो वही H पॉजिटिव लॉस होगा यहाँ से H, और कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ से OH लॉस होगा, तो वाटर लॉस हो जाएगा। और HCl यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा। रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होगी, स्लो होती है ये रिएक्शन, एस्टर्स बन जाएंगे आपके यहाँ पे। देखो ये C2H5 है, ये सिंगल बॉन्ड O, देखो C2H5, ये O के आगे सिंगल बॉन्ड अब किसके साथ बनेगा, नया बॉन्ड, O का बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे ये OH हट गया तो COR ग्रुप लग गया, देखो COR, तो एस्टर्स बन गए, इथाइल एल्किलाइड, वाटर लॉस हो गया। अगर हम इस किसी तरीके से बाय एनी ऑफ द वे if we remove the water form during the reaction, then the reaction can be made more forward। देखो डायरेक्ट एरो जो हमने लगाया इसलिए लगाया, वो डीन स्टार्क एपरेटस होता है। तो जो ये आपकी स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको हम इरिवर्सिबल बना सकते हैं, मोर फॉरवर्ड बना सकते हैं, यूजिंग द डीन एंड स्टार्क एपरेटस व्हिच इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाटर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर हम यही एस्टर बनाना चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय अगर हम एसिड हेलाइड डाल दें इसमें, तो यहाँ पे OH था, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH, और यहाँ से H2O निकला था। अब OH की जगह यहाँ पे हमने Cl है तो HCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। बेस हमें डालना पड़ता है, pyridine एज ए बेस। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर एसिड हेलाइड में R की वैल्यू बेंजीन पुट कर दें, फिनाइल ग्रुप लगा दें हम यहाँ पे, तो उस रिएक्शन को हम स्कोटन बोमान रिएक्शन कहेंगे। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, वो स्कोटन बोमान रिएक्शन। आप देखो इथेनॉल को इथेनामाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एसिड तो आपके बन ही चुके थे कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इस सिंपल अमोनिया डाल दें जैसे पहले आपको बताया था, तो वाटर लॉस हो जाएगा, एसिड अमाइड। अगर ये जो एसिड अमाइड है इसमें देखो हम किसी तरीके से यहाँ से H2, देखो जो मैंने रेड कलर से दिखाया, ये
अगर हम यहाँ से वाटर लॉस करवा दें, क्या लॉस करवा दें? वाटर। वाटर जो एब्जॉर्ब करे वो कौन? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो ये हमने डाला P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो C और N बच जाएगा। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने मल्टीपल बॉन्ड लगाए तो CN नाइट्राइल बन गए। तो इस टाइप से आप इथेनॉल को इथेन नाइट्राइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो हेलोफॉर्म बनाना, अगर हमें हेलोफॉर्म बनाना हो तो हम कैसे बनाएं? उसके लिए एक मस्ट कंडीशन होती है, एक ऐसा एल्कोहल हमारे पास होना जरूरी है। देखो वो कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, उसी कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप का होना जरूरी है। कौन सा ग्रुप हो आपका? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप। तो द कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप मस्ट हैव ए मिथाइल ग्रुप, then it can give the haloform by reacting with halogen means X2 in the basic medium means KOH. That reaction is called haloform reaction. अगर हम यहाँ पे मिथेनॉल ले लेते, मान लीजिए CH3OH, यानी यहाँ पे H होता मिथेनॉल में, तो 2 H यहाँ पे, 1 H यहाँ पे, तो वो कार्बन जिस पे OH है उसके ऊपर एक CH3 तो नहीं होता, तो मीन्स मिथेनॉल की हेल्प से आप हेलोफॉर्म प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपने कंडीशन देखी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि which of the following alcohol can be used for the preparation of the iodoform या bromoform या haloform। तो डिफरेंट एल्कोहल्स दे दिए जाएंगे आपको, फिर आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि किस एल्कोहल से आप हेलोफॉर्म बना सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि वो कार्बन जिस पे OH है उसी कार्बन पे क्या होना चाहिए? आपका CH3 ग्रुप होगा, तभी वो एल्कोहल यूज कर सकते हैं आप हेलोफॉर्म की प्रिपरेशन के लिए। तो ये आपने देखा डिफरेंट रिएक्शंस जिसमें आपके OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे वो रिएक्शन जिसमें अब OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। देखो वही हमने इथेनॉल लिया, अगर हम एल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हैं, मतलब OH को हटा के Cl, तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप PCl5 डाल सकते हैं, PCl3 डाल सकते हैं, HCl डाल सकते हैं, आपके SOCl2 डाल सकते हैं। देखो PCl5, PCl3, HCl। लेकिन अगर हम HCl डालते हैं तो देखो क्या होगा, जो H है यहाँ पे, ये तो OH के साथ मिलके वाटर बना देगा और Cl यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन जो वाटर बना, रिएक्शन फॉरवर्ड हम चाहते हैं आगे ही चले, तो जो वाटर बना है उसको एब्जॉर्ब कौन करे? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इसलिए डाला जाता है। इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे अभी आपने एस्टेरिफिकेशन के दौरान डीन स्टार्क एपरेटस यूज किया था, ऐसे ही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इस रिएक्शन को कहते हैं ग्रूव्स रिएक्शन। ग्रूव्स रिएक्शन में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन द ग्रूव्स रिएक्शन, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे? द फंक्शन ऑफ द जिंक क्लोराइड क्या है यहाँ पे? इट एब्जॉर्ब्स द वाटर फॉर्म्ड एंड मेक द रिएक्शन मोर फॉरवर्ड, तो उसे ग्रूव्स रिएक्शन कहते हैं और ये इसका फंक्शन ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है SOCl2 डाल दे, थायोनाइल क्लोराइड। जो SO है इस O के साथ मिलकर SO2 गैस बन जाएगी, ये जो H है एक Cl के साथ मिलकर HCl गैस बन जाएगी, बचा हुआ Cl यहाँ पे लग जाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है डार्जन रिएक्शन, क्योंकि सबसे बेस्ट टेक्निक उसको कहते हैं किसी भी प्रिपरेशन के दौरान जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट बने, साइड प्रोडक्ट ना बने। यहाँ पे तो जो साइड प्रोडक्ट है वो गैसेस हैं, SO2 इज ए गैस, SO2, HCl जो निकली वो भी गैस, तो सिर्फ आपके कंटेनर में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। तो इसलिए जो डार्जन रिएक्शन, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू एल्काइल हैलाइड मींस क्लोरोइथेन में जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं, तो डार्जन रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड अमंग दीज ऑल द 4 रिएजेंट्स। तो पहला आपने देखा हाउ कैन यू कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू क्लोरोइथेन, इसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, OH हटा और क्या लगा? Cl। तो देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड? इट एब्जॉर्ब्स द वाटर फॉर्म्ड which is formed during the reaction mixture and makes the reaction more forward। SOCl2 को क्यों प्रेफर किया जाता है over the PCl5 और the PCl3? because the side product formed during this reaction are SO2 and the Cl2, these are the gases and thus we get the pure products। नेक्स्ट हम एल्कीन को प्रिपेयर करेंगे। देखो इथेनॉल और इस एल्कीन में देखो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। देखो इस एक कार्बन के ऊपर जो CH3 वाला कार्बन इसके ऊपर से तो मान लीजिए H लॉस हो गया, और दूसरा जो CH2 उसके ऊपर से OH मींस डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कैसे करें? हम एसिड डाल देते हैं, थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड एट ए टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। तो ऐसा किया जा सकता है, या हम क्या कर सकते हैं, जो आपके एल्काइल हैलाइड है इसी से डायरेक्ट एल्कीन बना सकते हैं, एल्कोहलिक एसिड लेके एलिमिनेशन रिएक्शन होगी कि जो ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव है
इसका जो OH नेगेटिव है ये तो बोलो किसके ऊपर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा जो CH3 वाला जो H होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये Cl निकल जाएगा। मीन्स एक कार्बन के ऊपर से H लॉस होगा, दूसरे कार्बन के ऊपर से क्या लॉस होगा बोलो, Cl। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो एल्कोहलिक QH कॉजेज द एलिमिनेशन रिएक्शन। आपने पीछे पढ़ा था एक्वस QH दैट कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। एल्कोहल की प्रिपरेशन में आपने देखा था कि जब आपने रिवर्स रिएक्शन की थी, जब आपने क्लोरोइथेन को इथेनॉल में कन्वर्ट किया था प्रिपरेशन के दौरान, तो आपने क्या डाला था, एक्वस QH, जिससे Cl आपका रिप्लेस हो गया था OH के द्वारा। तो Cl को हटा के OH लगाना हो तो आप क्या डालते हैं, एक्वस QH। लेकिन आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है तो आप क्या डालते हैं, एल्कोहलिक QH। नेक्स्ट, जैसे अभी हम बता रहे थे कि आप इथेनॉल को डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं एल्कीन के अंदर, इथीन के अंदर। आपको टेम्परेचर रखना पड़ा 443 केल्विन टेम्परेचर इन एसिडिक मीडियम। ये आप Al2O3 डाल सकते हैं, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 633 केल्विन, 633 केल्विन के ऊपर। तो आपके इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है बोलो, इथीन के अंदर। दोनों में से कोई भी एक चीज आप एग्जाम के दौरान लिख सकते हैं कि कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन में, या तो आप H2SO4 ओब्लिक में 443 केल्विन लिखेंगे या Al2O3 ओब्लिक में 633 केल्विन लिखेंगे। अगर हम टेम्परेचर 443 ना करें तो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर थोड़ा कम कर दें 413 तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे तो जो डिफरेंट एल्कोहल मॉलिक्यूल्स वो थोड़े एक दूसरे के नियर अबाउट आ जाएंगे, तो दो एल्कोहल के बीच में से वाटर लॉस होगा। देखो एक एल्कोहल हमने एरो के ऊपर देखो दूसरा एल्कोहल लिखा है, तो किसी एक एल्कोहल का क्या लॉस होगा बोलो, H। मान लीजिए इसका H यहाँ से, और यहाँ से क्या लॉस होगा बोलो, OH। तो वाटर लॉस हो गया एसिडिक मीडियम के अंदर 413 के ऊपर। तो अगर इस टाइप से वाटर लॉस हो जाए कि यहाँ से H लॉस हो, यहाँ से H, तो क्या बन गया, ईथर। क्योंकि CH3CH2O, O का बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हुआ, यहाँ से कार्बन का बॉन्ड क्लीवेज हुआ, तो देखो ईथर्स बन गए। क्या बन गए, ईथर्स। ईथर्स को भी आपने पीछे प्रिपेयर भी किया था, विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा भी आपने देखा था। लेकिन वो जब देखा था, जब हमने यहाँ पे जो एल्कोहल लिया था इसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता हो, लेकिन यहाँ पे इस एल्कोहल में कौन सा करवा रहे हैं हम, C और OH के बीच का बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ से भी आपका ईथर प्रिपेयर हो गया। अगर हमें एल्काइन बनाना हो तो क्या करें, देखो आप डायरेक्ट इथेनॉल को तो इथाइन के अंदर कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो सबसे पहले आपने ये बनाया एल्कीन। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना, अभी आपने पीछे सीखा कि डबल बॉन्ड कैसे आता है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड कैसे आता है, वो तभी आ सकता है जब आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड हो, जब आप एल्कोहलिक केस डालें। तो ऐसा ही हम यहाँ पे कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें एक और लाना है डबल बॉन्ड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम इसमें ऐड करते हैं हेलोजन। क्या ऐड किया बोलो हमने, हेलोजन। देखो दोनों ही कार्बन के ऊपर क्या ऐड कर दिया बोलो, Cl और Cl, हेलोजिनेशन कर दिया हमने। अब हमें दो डबल बॉन्ड लाने हैं। देखो अगर एक ही Cl होता तो एक ही डबल बॉन्ड आता, क्योंकि एक कार्बन से H लॉस होता, उसके एडजेसेंट कार्बन से Cl, एक डबल बॉन्ड आ जाता। हमने दो Cl क्यों क्रिएट किए, क्योंकि हमें दो बॉन्ड लाने हैं, एल्काइन बनाना है। तो इसलिए क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर से, देखो ये हमने पिंक कलर से दिखाया, इस यहाँ से Cl, तो एडजेसेंट वाले कार्बन से H, जो हमने पिंक दिखाया, HCl लॉस हो जाएगा। ऐसे ही इस कार्बन के जो ब्लू दिखाया यहाँ से एक H, तो इस किससे क्या लॉस हो जाएगा बोलो, HCl। रिएजेंट आपका वही होगा एल्कोहलिक KH। तो 2 मोल्स लॉस हो गए आपके HCl के, जो हमने ब्लू और पिंक कलर से दिखाए, तो एल्काइन बन गए आपके। तो आपने इथेनॉल को किस में कन्वर्ट किया, इथाइन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। ये तो बड़ा सिंपल है, देखो आपने OH को हटा के क्या लगाया था यहाँ पे, Cl। अब Cl को हटा के आप CN लगा सकते हैं, KCN डाल के। क्या डाल दिया आपने, KCN, जो एक आयनिक कंपाउंड है, इसके बारे में आपने सुना भी है, द मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस इज द पोटेशियम साइनाइड। अब देखो जो एल्केन में अगर हम इसको कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल आपका रिएजेंट है कि आप इसमें HI डाल दें एक्सेस में, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। क्योंकि अगर हम मोल बाय मोल देखेंगे, HI डालेंगे, तो देखो क्या होगा, जो H है, H पहले हम इधर डालते हैं, H देखो H इधर, OH की साइड में H आएगा, क्योंकि O नेगेटिव है, तो इधर H पॉजिटिव आएगा HI का, तो वाटर लॉस हो जाएगा, H आएगा इधर, इधर I आ जाएगा, क्या आ जाएगा, I। तो शुरू में तो एल्काइल हैलाइड बन जाएंगे, फिर दोबारा से HI डालेंगे तो फिर H आएगा इस कार्बन के साथ, और I के साथ I मिलके I2 बनता है।
बोलो क्या बनता है यहाँ पे I2। जो I2 बनता है उससे तो रिएक्शन दोबारा बैक चल सकती है, मतलब आपके एल्केन नहीं बनेंगे। तो उस जो I2 बनता है इस रिएक्शन के दौरान, जब भी हम इथेनॉल को इथेन में कन्वर्ट करते हैं HI के साथ रिएक्शन करके, तो हम एक्सेस में लेते हैं HI, और साथ के साथ रेड फास्फोरस इसलिए आप ऐड करते हैं सो दैट रेड फास्फोरस रिएक्ट विद द I2 फॉर्म्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू द Pi3। जो रेड फास्फोरस है, जो भी I2 बनेगा यहाँ पे, उसके साथ रिएक्ट करके और रिएक्शन को फॉरवर्ड बनाएगा, आगे ही चलेगा ताकि एल्केन बन पाए, और Pi3 यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा आपका साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक हो गया, तो 2Pa + 3I2 2Pi3 बन गया। अगर हमें एमीन्स बनाना हो तो देखो, ये आप पहले भी काफी बार सीख चुके हैं कि OH देखो NH2 को हटा के OH कैसे लगाया था आपने, पहले हमने सीखा था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में HNO2 डाल के। लेकिन OH को हटा के NH2 अगर हमें बनाना है तो क्या लगाएं, अमोनिया, NH3 डाल देंगे हम। तो अमोनिया का जो एक H है OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट। अगर हम ये चाहें कि रिएक्शन फर्दर चलती रहे, तो अगर हम इसके अंदर अमोनिया और डाल दे, देखो इथेन एमीन में अमोनिया, तो एमीन अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो नो रिएक्शन। अगर हम अमोनिया को एक्सेस में ले ले तो नो रिएक्शन। लेकिन अगर हम ये जो एल्कोहल हमने इथेनॉल ले रखा है इसको एक्सेस में ले लें, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना था अभी प्राइमरी एमीन, क्योंकि देखो वो नाइट्रोजन जो अमोनिया वाला नाइट्रोजन था उसका उसके ऊपर एक R ग्रुप लगा हुआ है, तो ये प्राइमरी एमीन है। अगर हम फर्दर रिएक्शन कर दें यहाँ पे इथेनॉल के साथ, देखो C2H5 के साथ एक्सेस में 1 मोल और आ गया, तो क्या होगा उसी टाइप से बताओ। ये जो NH2 है, अभी NH2 बच गया, NH2 का एक H हटेगा यहाँ से H, और इस C2H5 का क्या लगेगा बोलो, OH, वाटर लॉस हो जाएगा। देखो तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या ग्रुप आके लग गया, C2H5। नाइट्रोजन के ऊपर एक C2H5 तो पहले से है, एक और लग गया, देखो 2 लगे, तो सेकेंडरी मीन बन गया। अभी नाइट्रोजन के ऊपर एक H और बाकी है, हम और भी डाल सकते हैं एल्कोहल, देखो और डाल दिया हमने। उसी टाइप से एल्कोहल का देखो ये OH, और नाइट्रोजन के ऊपर जो H है ये क्या लॉस हो जाएगा बोलो, वाटर लॉस। तो 3 C2H5 आ गए टर्शियरी अमीन। फर्दर रिएक्शन करें तो, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर अभी लोन पेयर है यहाँ पे, देखो बोलो क्या है यहाँ पे, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर से अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर OH लगा हुआ है, तो OH नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से, तो सोल्ट बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। तो ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। अगर हम यहाँ पे ये रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड में भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम। सिर्फ फर्क क्या होता है, यहाँ पे जो एल्कोहल है CH3CH2OH, यहाँ पे अगर हम Cl ले लेते तो एल्काइल हैलाइड हो जाते, Cl लेते तो क्या होता, हर बार Cl लेते वही अमोनिया डालते हैं, तो बोलो क्या निकलता है, HCl। तो सेम रिएक्शन कॉल्ड होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। In actually we read that Hofmann exhaustive alkylation reaction in the alkyl halide chapter, वहीं पर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजों का बस आपको ध्यान रखना है कि जब एल्कोहल और अमोनिया के बीच रिएक्शन चलती है तो विच वन इज टेकन इन एक्सेस। अगर अमोनिया को एक्सेस में लें तो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, प्राइमरी अमीन, क्योंकि फर्दर अमोनिया को एक्सेस में लेने से अमोनिया अमीन के बीच कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अमीन। अगर हम एल्कोहल को एक्सेस में ले लें तो जो प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट बनना है आपका, उसके साथ जो एक्सेस ऑफ एल्कोहल वो रिएक्ट करता जाएगा सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शियरी, एंड लास्ट में आपके क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बन जाएगा। मींस वी गॉट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड द क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट इफ वी टेक एल्कोहल इन एक्सेस। तो आपने ये वो रिएक्शन देख रहे हैं जिसके अंदर COH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है एल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म। आपकी जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन अभी आपने देखी थी, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो रिएक्शन चलती है आपकी, कि 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन चली और 413 टेम्परेचर के ऊपर भी आपने रिएक्शन देखी। तो अब हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। देखो ये आपने एल्कोहल लिया, टेम्परेचर अगर हम 443 कर दें, हाई टेम्परेचर कर दे, तो जो एल्कोहल के मोलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो एक ही मोलिक्यूल के अंदर से ही वाटर लॉस होगा। एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से वो कार्बन जिसके ऊपर से OH लॉस हुआ, उसका एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से क्या लॉस हुआ बोलो, H। तो ये आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसको आप पहले कार्बन को अल्फा कह सकते हैं जिसके ऊपर OH है, दूसरे को बीटा, तो इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसे, अल्फा बीटा या सिंपली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है कि अगर हम टेम्परेचर 413 केल्विन ले लें, तो जिससे 2 एल्कोहल मोलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, तो 2 एल्कोहल मोलिक्यूल्स के बीच से वाटर लॉस होगा एक एल्कोहल के ऊपर से।
OH और दूसरे एल्कोहल के ऊपर से H इन एसिडिक मीडियम, तो आपके ईथर्स बन जाएंगे। अब हम देखेंगे इनका मैकेनिज्म। सबसे पहले आपने देखो ये एल्कोहल लिया, ऑक्सीजन के ऊपर देखो 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर हमने शो कर रखा है यहाँ पे, मीडियम एसिडिक है, तो वो ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है एसिडिक मीडियम में, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो किसको दे, H पॉजिटिव को। तो ऑक्सीजन जब अपने लोन पेयर दे देगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, मोर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन किससे छीने, किससे विड्रॉ करे, इस कार्बन से, देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा करेगा तो ये वाटर लॉस होकर इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनियम आयन बन जाएगा। देखो कार्बोकेटायन बन गया आपका। अब जो ये कार्बोकेटायन बन गया, ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, अब इसका पॉजिटिव चार्ज कैसे आपका रिमूव हो यहाँ से, जब ये इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, एडजेसेंट कार्बन से। एडजेसेंट कार्बन से कैसे मिले, जब इस कार्बन के ऊपर जो H लगा हुआ है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों के दोनों यहाँ पे शिफ्ट कर दे हम, देखो इस टाइप से, तो H पॉजिटिव लॉस हो गया। तो आपने देखा इस रिएक्शन के दौरान पहली स्टेप के अंदर H पॉजिटिव यूज हुआ, लास्ट स्टेप के अंदर H पॉजिटिव दोबारा से रीजनरेट हो गया, मींस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव रिमेन सेम, सो H पॉजिटिव हियर एक्ट एज द कैटलिस्ट। तो ये जो रिएक्शन है, जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू इथीन, देखो आपकी इथीन बन गया, ये एक एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। जो H पॉजिटिव है, जो एसिड है यहाँ पे, जो सल्फ्यूरिक एसिड आप डालते हैं स्मॉल अमाउंट में, वो कैटलिस्ट का काम करता है। अब हम देखते हैं 413 टेम्परेचर होता तो क्या होता है। यहां तक की रिएक्शन तो सेम है बिल्कुल, जहां तक आपके कार्बोकेटायन बना है। तो कार्बोकेटायन जो बना इसी के अंदर से H पॉजिटिव ही लॉस हो जाता है, कब, अगर टेम्परेचर दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल इस कार्बोकेटायन के पास ना पहुंच पाए, तो इसी के अंदर से H पॉजिटिव लॉस होता है। तो एल्कीन, टेम्परेचर थोड़ा कम कर दें 413, तो दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल इस कार्बोकेटायन के नियर बाय होगा। तो ये जो ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, वैसे तो 2 लोन पेयर होते हैं, हमें यूज एक ही करना है, इसलिए एक शो कर रखा है ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इस कार्बोकेटायन वाले कार्बन को। तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो देखो CH3 CH2, O के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। O के ऊपर एक H लगा हुआ था और आगे कौन था, ये CH2 CH3। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस छीनेगा इस H से, क्योंकि कार्बन से तो छीनेगा नहीं, उसको तो दिए थे इसने। तो ये H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा, देखो यहाँ से, और आपके इथर्स बन गए। तो H पॉजिटिव तो यहाँ पे भी रीजनरेट हो गया। तो इन बोथ ऑफ दीज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 443 Kelvin or the 413 Kelvin temperature, in both of the reaction, the H positive is used up in the first step of the reaction and regenerate in the last step of the reaction. So the concentration of the H positive ion remains same throughout the course of the reaction. So H positive act as the catalyst in this reaction. देखो ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल H पॉजिटिव आयन एक्ट एज द कैटलिस्ट। एक्सप्लेन इट, आप इसको प्रूव करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपसे क्या पूछा गया, इट मींस आप इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म के द्वारा ही तो आप शो कर सकते हैं कि देखो पहले H पॉजिटिव यूज होता है, लास्ट में रीजनरेट होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाउ कैन यू शो दैट, एक्सप्लेन दैट कि द H2SO4 और द H पॉजिटिव आयन एक्ट एज द कैटलिस्ट ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल either at 443 Kelvin temperature or the 413, तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट राइट द मैकेनिज्म और लास्ट में आप इसी टाइप से लाइन लिख देंगे। तो इस टाइप से हमने प्रूव किया कि ये इसका मैकेनिज्म और H पॉजिटिव एक्ट एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसके एविडेंस देखना चाहते हैं कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसके दौरान कार्बोकेटायन बनता ही है। तो देखिए आप, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखना चाहेंगे ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। ये अलग से पेपर में क्वेश्चन भी आता है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द, या एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन अमंग द प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, मींस किस में से वाटर इजीली लॉस होगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, या टर्शियरी अल्कोहल के अंदर। देखो प्राइमरी अल्कोहल अगर हम ले ले, उसी टाइप से मैकेनिज्म जैसे आपको बताया गया, ऑक्सीजन लोन पेयर H पॉजिटिव को दिए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज तो इसने इलेक्ट्रॉन देखो विड्रॉ किए, वाटर लॉस हुआ, कार्बोकेटायन बन गया, प्राइमरी कार्बोकेटायन है, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन बना है जो कि कम स्टेबल होता है, आप पहले पढ़ चुके होते हैं। अब यहाँ से देखो H पॉजिटिव लॉस हुआ और आपके पास एल्कीन बन गई। ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है क्योंकि कोई R ग्रुप लगा ही नहीं हुआ। तो दो बातें आएंगी आगे। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, देखो वो कार्बन जिसके ऊपर OH है उसके ऊपर अगर एक ही R ग्रुप था, एक ही एल्काइल ग्रुप था, तो प्राइमरी, दो दो CH3, दो दो एल्काइल ग्रुप, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन का मैकेनिज्म वही होगा। देखो उसी टाइप से ऑक्सीजन ने लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को दिए,
ऑक्सोनियम आयन बना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर छीनेगा यहाँ से, कार्बोकेटाइन बन गया। लेकिन ये कार्बोकेटाइन बना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो दो दो आर ग्रुप से अटैच है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है। तो कौन सी रिएक्शन इजिली चलेगी? हर चीज यूनिवर्स में स्टेबिलिटी चाहती है, तो प्राइमरी एल्कोहल से प्राइमरी कार्बोकेटाइन धीरे धीरे बनेगा, और सेकेंडरी एल्कोहल से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन थोड़ा जल्दी बनेगा, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। फर्दर अब देखो यहाँ से H पॉजिटिव उसी टाइप से लॉस हुआ और आपकी एल्कीन बनी। अब इस एल्कीन में वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर देखो एक R ग्रुप भी आ गया, CH3 आ गया देखो यहाँ पे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो एक CH3 तो इंटेक्ट रहा। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है जो ज्यादा स्टेबल होती है। अब टर्शरी एल्कोहल को देख लेते हैं। वो कार्बन जिस पे OH उस पे तीन तीन R ग्रुप लगे हुए हैं, तो टर्शरी एल्कोहल है ये आपका। उसी टाइप से ऑक्सीजन ने लोन पेयर दी H पॉजिटिव आयन को, ऑक्सीजन पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बना कि वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज तीन तीन कार्बन अटैच है, टर्शरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल मोर इजिली कन्वर्ट होगा टर्शरी कार्बोकेटाइन में। तो मोर रिएक्टिव बोलो कौन सा अल्कोहल दिखाई दिया? प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव सेकेंडरी है, सेकेंडरी से ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी है। और फर्दर देखो H पॉजिटिव होने के बाद जो आपके H पॉजिटिव आयन लॉस होने के बाद यहाँ पे एल्कीन बनी, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, इससे भी ज्यादा, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर एक और एल का एल ग्रुप आ गया। तो आपने क्या सीखा? कौन ज्यादा रिएक्टिव है? टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स बोलो क्या देता है? मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन देन द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी कार्बोकेटाइन फ्रॉम द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी अल्कोहल। और दूसरी बात, जो टर्शरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स क्या देता है? दूसरी चीज, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देता है देन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेकेंडरी अल्कोहल, देखो ये बना, एंड द प्राइमरी अल्कोहल जो ये बनी थी। और आप सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग तो जानते ही हैं, मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन सी एल्कीन है? तो एल्कीन नंबर 3 इज मोर स्टेबल देन 2 इज मोर स्टेबल देन 1। और कार्बोकेटाइन भी आपने देख लिया था, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? किस अल्कोहल में से वाटर लॉस जल्दी होगा? टर्शरी से। सो टर्शरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस के ऊपर हमने एक्सप्लेन किया ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। और हमने ये भी प्रूव किया यहाँ पे कि जो आपका मैकेनिज्म है इनका, उसके दौरान कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये एविडेंस था डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म के दौरान की कार्बोकेटाइन बनता है। नेक्स्ट जो इसका एविडेंस आएगा कि कार्बोकेटाइन बनता ही है, तो उसके लिए हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल है। देखो हमने ये ले लिया ब्यूटेनॉल। क्या ले लिया बोलो? ब्यूटेनॉल। 1 2 1 2 3 एंड 4 ब्यूटेनॉल। उसी टाइप से देखो हमारी रिएक्शन चली। ऑक्सीजन ने लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को दिए, देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने फिर से इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन ने, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन से, वाटर लॉस हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो ये कार्बोकेटाइन बना, ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता था कि डायरेक्ट ये कार्बन, जैसे हम और डिहाइड्रेशन रिएक्शन में देखा कि वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, एडजेसेंट कार्बन वाला जो H है, यहाँ से H पॉजिटिव लॉस होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता, वो एल्कीन बन सकती थी, लेकिन वो आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं है। तो होता क्या है? देखो यहाँ पे होती हाइड्राइड शिफ्ट। ये H जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और इस कार्बन के ऊपर देखो शिफ्ट कर जाएगा। देखो क्यों शिफ्ट कर जाता है? देखो H पॉजिटिव लॉस नहीं होगा, हमने देखो ऊपर क्रॉस लगा दिया, वो एल्कीन नहीं बनेगी, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। देखो यहाँ से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी यहाँ से यहाँ पे जाएगा, एक कार्बन से दूसरे के ऊपर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे क्या हो जाएगा? ये जो H नेगेटिव जाएगा यहाँ पे, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज फिनिश, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है जो कि मोर स्टेबल है। तो आपने देखा कार्बोकेटाइन बना है, इसीलिए तो ये रीअरेंज्ड हो गया मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर, और हमारा प्रोडक्ट कोई और बना। अब देखो ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या करेगा? नाउ द H पॉजिटिव आयन विल बी लॉस फ्रॉम दैट कार्बन, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाएगी। यहाँ से लॉस नहीं होगा क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। फिर देखो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे बन गई। देखो ये CH3 ही रहा, सिंगल बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड रहा, CH देखो ये CH है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया। और इस अगले कार्बन के ऊपर बोलो क्या लगा? एक तो H है, देखो पिंक कलर से दिखा रहा है, ये H है, और दूसरा कौन था बोलो? ये CH3 है, ये CH3 है। ये वाला H लॉस नहीं होगा, नहीं तो लेस सब्स्टिट्यूटेड आपका प्रोडक्ट बनता, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपकी यहाँ पे बन गई।
क्लियर हो गया? तो एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये तो हमने ऊपर लिया था ब्यूटेनॉल का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। नंबरिंग करें इसके अंदर हमने एक एच कम लगाया यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 ये C2H5 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। खैर जो भी हमने ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया इसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन चला लेंगे। ब्यूटेनॉल की जगह ये हमारा प्रोपेनॉल हो गया, देखो ये ब्यूटेनॉल ही है। देखो क्यों, बताओ क्यों? क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। देखो इस CH3 से, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गए थे ना पजल। तो इसलिए हम आपको देख रहे थे कि आप ये बात ठीक समझ पाते हैं कि नहीं, ये ब्यूटेनॉल ही है। तो देखो 1 2 3, थर्ड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल हैं तो 3,3 डाइमिथाइल, और 1 2 2 के ऊपर ऑल था तो ब्यूटेन टू ऑल हो गया। क्लियर हो गया? अब उसी टाइप से मैकेनिज्म, ऑक्सीजन जिसके ऊपर लोन पेयर है उसने H पॉजिटिव आयन को अपने लोन पेयर दिए, ऑक्सीजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये एडजेसेंट कार्बन से देखो इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये कार्बोकेटाइन जो बना, ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज, ये तो दो ही R ग्रुप से अटैच है, एक इधर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अगर हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाए, तो पॉसिबिलिटी क्या है? अगर ये मिथाइल दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके और इस कार्बन के ऊपर देखो ऐसे शिफ्ट कर जाए यहाँ पे, तो उसको कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। बोलो कौन सी शिफ्ट? मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल 1 टू मिथाइल शिफ्ट हुई, तो आपके पास ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया जो कि मोर स्टेबल है। अब यहाँ से जो ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये रेड कलर से जो कार्बन दिखा है, यहाँ से H लॉस होगा ताकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गई। तो ये हमने एविडेंस दिया कि कार्बोकेटाइन बनता ही है ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इनमें से कोई भी रिएक्शन एग्जाम में आ सकती है। मान लीजिए ये रिएक्शन दे दे और एरो के ऊपर लिख देंगे H पॉजिटिव 443 केल्विन और कह देंगे एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म, या कहेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है इसका प्रोडक्ट बनाते वक्त कि रीअरेंजमेंट आपको जरूर करनी है 1 2 मिथाइल शिफ्ट, और ऊपर वाले में आपको 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट जरूर करनी है, कभी आप प्रोडक्ट गलत बना दें। तो ये अपने आप में अलग से क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देखो एग्जाम में आ जाते पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ये हमने पिनाकोल लिया, इसको कॉमनली हम पिनाकोल ही कहते हैं, कि 4 कार्बन है। देखो इस CH3 को अगर हम ऊपर लिख देते, इस CH3 को अगर हम नीचे लिख देते OH को ऊपर, तो 4 कार्बन एक लाइन में हो जाते, और बीच वाले दोनों कार्बन पे 2 CH3 और दोनों OH। लेकिन हमें मैकेनिज्म उसी टाइप से लिखना है, इसलिए हमने इसको साइड में दिखाया। ऑक्सीजन जिस पे के पास लोन पेयर, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उसी टाइप से बोलो किसको देगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन में? H पॉजिटिव को। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, विड्रॉ करेगा एडजेसेंट कार्बन से, वाटर लॉस होगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये मोर स्टेबल है, टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। लेकिन हमने यहाँ पे लेस स्टेबल क्यों लिखा? क्योंकि ये अब फर्दर रीअरेंज करके एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जहां पे फर्दर डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। देखो 1 2 मिथाइल शिफ्ट हुई, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर देखो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का देखो डिस्पर्सल हो जाएगा। वो एक अलग बात कि ये ऑक्सीजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये डिस्पर्सल की वजह से ही ये जो 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो पाई। अगर ये डिस्पर्सल यहाँ पे ना होता तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट भी नहीं होती। तो जैसे ही 1 2 मिथाइल शिफ्ट होती है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, आते ही साथ पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देता है कार्बन की तरफ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। देखो ठीक है। और यहाँ पे एक जो ये कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे ये H नहीं आएगा। देखो यहाँ पे, और इस ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बोलो कैसा बॉन्ड आ जाएगा? यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसा बॉन्ड आ जाएगा बोलो? यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया? तभी तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आया है बोलो? ये पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन जिस पे डबल बॉन्ड आया था, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन H से छीनेगा। देखो यहाँ पे
देखो ये ऑक्सीजन, ये एरो थोड़ा हमें ऑक्सीजन की तरफ दिखाना था। देखो यहाँ पे कि ऑक्सीजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस एरो को हमें किधर दिखाना चाहिए था, ऑक्सीजन की तरफ। कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किधर शिफ्ट हो गए, बोलो ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, H पॉजिटिव आपका लॉस हो गया और इस टाइप से ये पिनाकोलोन बन गया यहाँ पे लास्ट में जाके। तो इसको कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो एग्जाम में काफी बार आता है, राइट ए नोट ऑन द पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली रीअरेंजमेंट। देखो ये मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट दे दिया गया और इसमें ये कहा कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे अभी हमने देखा था। तो बड़े ध्यान से देखना, ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, इसने बोलो किसको शिफ्ट किया, H पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन दिए। लेकिन हमने इसको दो बार क्यों लिखा, क्योंकि हमने दो पॉसिबिलिटी दिखा रखी कि कौन सा OH ग्रुप अपने लोन पेयर H पॉजिटिव को देगा। वो वाला OH ग्रुप जो ऐसे कार्बन से अटैच है जिसपे दो फिनाइल हैं, या वो वाला OH ग्रुप जिसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप है। तो हमने ये शो किया है कि ऑक्सीजन जिसपे लोन पेयर है, जिसपे दो CH3 हैं, वो अपने लोन पेयर डोनेट नहीं करता, वो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं है। जिसके ऊपर फिनाइल है वो होगा। ऐसा क्यों, देखो हम दोनों शो कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन हम शो करेंगे कि ऐसा कौन सा आपका राइट वे है, करेक्ट वे है। ऑक्सीजन देखो ये लोन पेयर जब डोनेट करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही केसेस में। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से वो क्या करता है, वाटर लॉस होगा वहां से। देखो वाटर लॉस, ये ऑक्सीजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया वो एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोलो विड्रॉ करेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लेकिन अब बड़े ध्यान से देखिए कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा। हर रिएक्शन स्टेबिलिटी चाहती है। तो जो ये फर्स्ट वे जो हमने लिखा था, जिसमें वो कार्बन जिसके ऊपर दो फिनाइल थे और उस OH के थ्रू ही लोन पेयर डोनेट हुए थे, तो यहाँ पे एक ऐसा कार्बोकेटाइन बन गया, वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर दो दो बेंजीन रिंग है। मतलब बेंजीन रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा दो दो बेंजीन रिंग में, तो मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जबकि ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये भी स्टेबलाइज होगा, लेकिन ये लेस स्टेबलाइज होगा, ये स्टेबलाइज होगा बाय द प्लस आई इफेक्ट CH3 ग्रुप। और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो वीकर होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए आउट ऑफ दीज टू टर्शरी कार्बोकेटाइन है, दोनों ही टर्शरी कार्बोकेटाइन, विच वन इज मोर स्टेबल, जो आपका नंबर 1 वाला है ये। क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्सल हो रहा है फिनाइल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस के द्वारा, यहाँ पे हो रहा है प्लस आई इफेक्ट के द्वारा। तो इट मीन्स आप कौन सा वे आपका करेक्ट हुआ, ऊपर वाला वे आपका करेक्ट है। आप नीचे वाले के बेसिस पे प्रोडक्ट एग्जाम में नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको क्रॉस लगा दिया जाएगा। कई बार बच्चे इस बात को लिखाते एग्जाम में, जो कि गलत हो जाएगा। अब आगे देखें। अब यहाँ से होगी मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट तो उसी टाइप से बनाना है। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप क्रिएट करना है, तो ये मिथाइल शिफ्ट हुई। देखो मिथाइल शिफ्ट के लिए रीजन क्या था, क्यों होती वही कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे देगा, अरेंजमेंट हुई, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये OH देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ देखो अट्रैक्ट कर लेगा इधर, उसी टाइप से देखो ये अपने पास अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। सो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस टाइप से कोई भी आपका रिएक्टेंट एग्जाम में दे सकते हैं, और इस टाइप से डिहाइड्रेशन रिएक्शन के ऊपर, और आपको उसका प्रोडक्ट बड़े ध्यान से बनाना है। आपको ये देखना है कि जो कार्बोकेटाइन जब भी बनता है तो क्या उसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और कार्बोकेटाइन बनता है तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म। देखो ये हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसके अंदर एल्कोहल डाला, 413 टेम्परेचर हम रखते हैं ताकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आए और आपकी ये रिएक्शन चल जाए और आपके एस्टर्स बन जाए। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लॉस होगा, बोलो OH, और एल्कोहल का क्या लॉस होता है यहाँ से H। तो इस टाइप से वाटर लॉस होता है। अभी हम वो देखेंगे कि ऐसे कैसे होता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन रिएक्शन जैसा ही है ये। देखो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये टेम्परेचर यहाँ पे 413 होगा। टेम्परेचर कितना होगा, ये 413। तो ये लोन पेयर दिए देखो ऑक्सीजन ने, उसी टाइप से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज,
ऑक्सीजन फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से विड्रॉ करेगा, वाटर लॉस होगा, एसाइलियम आयन बना। अब दूसरा मॉलिक्यूल कौन होगा जो इस आपके एसाइलियम आयन के नजदीक आएगा, वो है एल्कोहल का मॉलिक्यूल, देखो एल्कोहल। अब हम ये कैसे प्रूव करें कि जो ये जो रिएक्शन हमारी चली है इसके दौरान, इस रिएक्शन के दौरान जो बॉन्ड क्लीवेज है वो किस टाइप से हुई, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से ही OH लॉस हुआ और एल्कोहल का H लॉस हुआ, ये कैसे प्रूव करें। उसके लिए हमने क्या किया, जो एल्कोहल है जब हम कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को मिक्सअप करते हैं तो हम एल्कोहल वाला ऑक्सीजन, ऐसा ऑक्सीजन लेते हैं जो रेडियो एक्टिव है, देखो हमने स्टार से शो किया। अब उससे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन इसके ऊपर लोन पेयर, ये किसको देगा, अपने लोन पेयर जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो लोन पेयर देने से इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये क्या करेगा, ये H से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कार्बन से तो वापस छीनेगा नहीं, देखो H पॉजिटिव लॉस हो गया और आपके इस टाइप से एस्टर बन जाते हैं। और साइड प्रोडक्ट बोलो क्या बनता है आपका, वाटर। साइड प्रोडक्ट बोलो क्या बन जाता है आपका, वाटर। तो ये जो रेडियो एक्टिव लेवलिंग टेक्निक हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म। रेडियो एक्टिव लेवलिंग टेक्निक क्यों कहा, क्योंकि हमने जो एल्कोहल लिया वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लिया हमने उसके अंदर। तो अगर हम रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये हो जाता है कि देखो ध्यान से कि जो हमारी ये ऑक्सीजन है, देखो जो हमने शुरू में देखो ये ले रखी थी यहाँ पे, अगर हम इसको रेडियो एक्टिव ले लें इस ऑक्सीजन को, तो जब रिएक्शन चली तो वो लोग कहाँ पे आएगी वो रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था इसका तो बोलो क्या लॉस हुआ है यहाँ से OH, और इसका क्या लॉस हुआ है बोलो यहाँ से H। तो वाटर के अंदर तो रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी, तो रेडियो एक्टिविटी किसके अंदर आएगी, रेडियो एक्टिविटी देखो ये ऑक्सीजन वाली है, किसके अंदर आ गई बोलो, इस आपके एस्टर के अंदर, को यहाँ पे। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से हुआ है, हमें क्या करना पड़ा, जो एल्कोहल है उसका जो ऑक्सीजन है उसको हमें रेडियो एक्टिव लेना पड़ा, दैट कॉल्ड रेडियो एक्टिव लेवलिंग टेक्निक। सो ड्यूरिंग द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आल्सो द H पॉजिटिव देखो फर्स्ट स्टेप में तो देखो यूज हुआ और लास्ट स्टेप में रीजनरेट हो गया उसी टाइप से, सो इट एक्ट एज द कैटलिस्ट। सेकंड वो कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा मैकेनिज्म का पता लगा पाए, आइसोटोपिक लेवलिंग टेक्निक। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं ओ एटम ऑफ एल्कोहल के अंदर, और विच शोज दैट द COH बॉन्ड क्लीवेज इन कार्बोक्सिलिक एसिड टेक्स प्लेस। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन सा क्लीवेज हुआ है, ये COH बॉन्ड क्लीवेज हुआ है यहाँ से, यानी यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, देखो ये वाला। और एल्कोहल के अंदर से OH बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। तो इस टाइप से हमने मैकेनिज्म का पता लगा लिया रेडियो एक्टिव लेबलिंग टेक्निक के द्वारा। पेपर में आ सकता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, तो आप ये मैकेनिज्म लिख लेंगे। आप ये आ जाए हाउ विल यू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल बाय रेडियो एक्टिव लेबलिंग टेक्निक, तो आप स्टार लगा के शो कर देना यहाँ पे। और जो एल्कोहल वाली ऑक्सीजन उसके ऊपर क्या लगाएंगे, आप स्टार लगा देंगे इस टाइप से, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बना के आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस का मैकेनिज्म। आपने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि ईथर्स बनते हैं। अब जो ईथर्स बनते हैं तो देखो उसके दौरान हमने कैसे सिखाया था आपको कि देखो जो ये आप ईथर्स है, देखो O के दोनों साइड में दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक साइड में छोटा एल्काइल ग्रुप, एक साइड में बड़ा एल्काइल ग्रुप है। तो क्या करें, आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ हमें बड़े एल्काइल ग्रुप को रखना है, देखो ऐसे, क्या आप ध्यान रखेंगे। तो जो ऑक्सीजन की साइड में देखो क्लीवेज ऐसे होता कि हमने आपको पीछे अभी सिखाया था कि रिएक्टेंट का क्या पता चले, कि मान लीजिए प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट कौन से हैं, तो ऑक्सीजन के साथ बड़े एल्काइल ग्रुप को रखें, मीन्स O नेगेटिव, और इसमें NaCl डाल दें NaX, तो O नेगेटिव की तरफ Na, देखो Na आ गया यहाँ पे, और CH3CH2 के साथ देखो क्या आ गया यहाँ पे, X आ गया, हेलोजन आ गया। तो इस टाइप से हमें रिएक्टेंटों का पता चल जाता। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, और ऐसा क्यों, देखो वो ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये एक ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जिसके ऊपर हेलोजन है और उसके ऊपर देखो एक ही अल्काइल ग्रुप है छोटा, तो रिएक्शन आराम से हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। देखो मैकेनिज्म, एल्काइल हैलाइड लिया तो ये कार्बन, इसके ऊपर तो बोलो क्या क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज देखो इस कार्बन के ऊपर, और इस हेलोजन के ऊपर बोलो क्या होगा यहाँ पे
स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा इस हेलोजन के ऊपर, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, इस कार्बन की तरफ, और कौन निकल जाएगा, बोलो ये एक्स नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी हम अनसिमेट्रिकल ईथर करें, प्रिपेयर करें, तो उसके दौरान हमें क्या रखना है, तो जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है शुड बी प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड के अंदर छोटा आर ग्रुप होना चाहिए, एंड द लार्जर एल्काइल ग्रुप इन द एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड के अंदर ये बड़ा होना चाहिए ड्यू टू द स्टेरिक फैक्टर। क्योंकि ऑक्सीजन जब अटैक करता है एक ऐसे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर हेलोजन, और उसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मींस ऊपर वाला ही देखो, यही हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन हम रिवर्स ले लेते हैं। देखो ये मतलब कि CH3CH2O क्लीवेज हम रिवर्स कर देते, और इसके साथ तो हम O के साथ नेगेटिव लगा देते। तो अब ये ऑक्सीजन क्या इसके ऊपर अटैक कर पाता, नहीं, कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बल्कि CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं होती। सो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस बाय द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप in the alkyl halide, the ethoxide ion, जो ethoxide ion है, cannot easily approach the carbon atom carrying the X atom, hence the reaction don't occur। इसके ऑपोजिट लेते हैं। देखो अगर हम ऐसा कर दें, इन दोनों के बीच हम रिएक्शन करना चाहें, सोडियम इथोक्साइड और एल्काइल हैलाइड के बीच, तो यहाँ पे दो चीजें आती है। देखो पहली चीज तो ये एल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर जो है एक्स के ऊपर हेलोजन है, ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे सी और एक्स के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाती है, इसलिए इजीली नहीं होगी। और दूसरी जो O नेगेटिव है जब अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो इसलिए अटैक नहीं कर पाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेंजीन पे, पहली चीज जो आप पहले से जानते हैं। दूसरा ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस तो है ही, because there is a double bond character in between the CX bond due to the resonance की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोच द इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा। तीसरा, जो बल्कियर फेनाइल ग्रुप है, ये बल्कियर फेनाइल ग्रुप, ये इट कॉजेज द स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी, और जो इथोक्साइड आयन है वो इजीली इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन देके व्हाई दैट रिएक्शन कांट अकर, ये रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती, तो आप ये डिफरेंट रीजन इसके बारे में लिख देते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, और इस विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा जब आप ईथर बनाते हैं तो उसके दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशन ध्यान रखनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के आपके डिफरेंट मेथड्स हैं। आउट ऑफ दिस डिफरेंट मेथड द फर्स्ट वन इज द विक्टरमेयर मेथड। तो सबसे पहले हम डिफरेंट अल्कोहल ले लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, देखो वो कार्बन जिसके ऊपर OH एक ही आर ग्रुप अटैच है, वो कार्बन जिस पे OH दो आर ग्रुप अटैच है सेकेंडरी, 3 आर ग्रुप अटैच हो तो टर्शियरी। लेकिन एक चीज आप पहले से ध्यान रख लें इस मेथड के अंदर, तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता है कि यही मेथड आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड को भी डिफरेंशिएट करने के काम आता है। इतनी सी भी आप बात याद रखने से क्या हो जाएगा कि हम सबसे पहले OH ग्रुप को हटा के NO2 ग्रुप लगाएंगे। देखो ऐसे, तो ये प्राइमरी नाइट्रो, सेकेंडरी नाइट्रो, टर्शियरी नाइट्रो बन जाएगा। तो ये हमारी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि नाइट्रो वाला जो आपका चैप्टर होता है उसमें भी आप पढ़ते हैं कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग द विक्टरमेयर मेथड। तो वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो OH को पहले हम NO2 में कैसे कन्वर्ट करें, OH को हटा के सीधा है तो NO2 लग नहीं सकता, पहले तो कोई हेलोजन ही लगाएंगे। तो पहले आपने हेलोजन लगाया HI फास्फोरस का 1 मोल डाल के, OH हट के I लगेगा, और I को हटा के NO2 लगाना है, तो AgONO हमने डाल दिया, सिल्वर नाइट्राइट। तो अपने तीनों के अंदर सेम रिएजेंट डाला। नेक्स्ट अब हम क्या डालें, अब हम डालेंगे यहाँ पे नाइट्रस एसिड HNO2। HNO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, एक तो नाइट्रोजन होता है, 2 ऑक्सीजन, एक राइट एक लेफ्ट में लिखा, एसिड है तो O के साथ H अटैच जरूर करेंगे, नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे कर दें, एक साइड में डबल एक साइड में सिंगल, पूरी बैलेंसी हो गई। अब हमें क्या देखना है कि वो कार्बन जिसके ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो क्या यहाँ पे आपके कार्बन के ऊपर कोई H है, यहाँ पे तो दो H है, तो यहाँ से H2 लॉस होगा और यहाँ से O वाटर लॉस हो जाएगा। ऐसा वाटर लॉस होने से क्या होगा, किसके कितने बॉन्ड की कमी हो गई, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड क्लीवेज हो गए, कार्बन के भी 2 बॉन्ड क्लीवेज हो गए, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 2 नए बॉन्ड बन जाएंगे। देखो ये नाइट्रोलिक एसिड बन गया। सेकेंडरी नाइट्रो में देखे, यहाँ पे भी देखो कार्बन जिसके ऊपर NO2 अभी एक H है, तो अब की बार किधर से लॉस होगा, इस कार्बन का H, और अब की बार यहाँ से OH लॉस होगा, वाटर लॉस हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया,
कार्बन का भी एक बॉन्ड, तो एक न्यू नया बॉन्ड बन जाएगा, देखो C और N के बीच, इसे स्यूडो नाइट्रोल कहते हैं। टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड में वो कार्बन जिस पे NO2 पे तो एक भी H नहीं है, तो नो रिएक्शन। लास्ट स्टेप, अब तीनों के अंदर हम बेस डाल देंगे NaOH। देखो नाइट्रोलिक एसिड, ये याद रखने का सिर्फ हम आपको वे बता रहे हैं, एसिड के बारे में आपने पढ़ा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो लास्ट में क्योंकि हमें कलर ही याद रखने पड़ते हैं तो एसिड नाम आ गया इसमें, नाइट्रोलिक एसिड, तो यानी एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, लास्ट में रेड कलरेशन आ जाती है। देखो NaOH डालते हैं तो रेड कलर, और यहाँ पे मान लीजिए हम कहते हैं ब्लू लिटमस, ब्लू ही रहा तो ब्लू कलर ही, तो रिमेन ब्लू, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हुई यहाँ पे। NaOH डालने से ब्लू कलर आ जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल थे, अगर NaOH डालने से रेड कलर आ जाता है लास्ट में तो प्राइमरी अल्कोहल थे, और यहाँ पे नो रिएक्शन। तो इस टाइप से आपने देखा ये विक्टर मीयर मेथड। तो सबसे पहले OH को हटा के NO2 लगाया, फिर आप HNO2 डालते हैं और NaOH डाल देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका होता है कि जो ये हमने प्राइमरी नाइट्रो लिखा, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है, 2 कार्बन है ये, तो नाइट्रो इथेन, तो व्हाट विल हैपन व्हेन नाइट्रो इथेन रिएक्ट्स विद HNO2। तो सिर्फ इतना सा पार्ट एग्जाम में इस टाइप से पूछा जा सकता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकता है, क्या डायरेक्ट तो क्वेश्चन ये बनता ही है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी alcohols using the Victor-Meyer method, या हाउ कैन यू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग द विक्टर-मेयर मेथड। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे जो आप नाइट्रो कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड टू डिफरेंशिएट देखेंगे अब हम कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड आ जाता है लुकास मेथड। तो आखिर लुकास रिएजेंट है क्या, तो उसके लिए हम पहले लिखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की स्ट्रक्चर उसी टाइप से। ये जो आपके जो 2 एसिड होते हैं, एक तो देखो HCl जो H पॉजिटिव लॉस करे, कौन सा एसिड होता है वो आपका होता है ब्रोंस्टिड एसिड, ब्रोंस्टिड एसिड या आर्हेनियस एसिड। और वो एसिड कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, लेविस एसिड। तो ब्रोंस्टिड एसिड HCl हो गया, लेविस एसिड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हो गया। तो ब्रोंस्टिड एसिड और लेविस एसिड का जो मिक्सचर होता है उसी को आप लुकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। और वो जो 2 एसिड हैं, ब्रोंस्टिड एसिड हमने कंसंट्रेटेड HCl ले लिया और लेविस एसिड हमने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लिया। अब होगा क्या यहाँ से, ये ग्रूव्स रिएक्शन जैसी ही है, वही रिएक्शन है। ग्रूव्स रिएक्शन में भी तो आप HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालते थे। ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या करता था, देखो जो यहाँ से HCl का H और ये OH जो वाटर लॉस होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता रहता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, और ये मेक द रिएक्शन मोर फॉरवर्ड। अब देखो क्या हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में रिएक्शन तो देखो तीनों में ही होगी। नीचे हमने बताया देखो लुकास रिएजेंट 1:1 मिक्सचर है ब्रोंस्टिड और लेविस एसिड का। यहाँ पे कोई भी व्हाइट पीपीटी नहीं बनेंगे और इट विल टेक द वेरी लॉन्गर टाइम। नो टर्बिडिटी एट द रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी नहीं आती, कोई व्हाइट पीपीटी नहीं बनते इवन आफ्टर द लॉन्ग टाइम। सेकेंडरी अल्कोहल हो तो 5 मिनट के बाद ये रिएक्शन हो जाएगी, वो एच के Ca लग जाएंगे। टर्शियरी अल्कोहल में टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है एट वंस। तो 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे आप, तीनों टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल लिया, तीनों के अंदर आप ये लुकास रिएजेंट डाल देंगे। सिर्फ टर्बिडिटी चेक करनी है व्हाइट पीपीटी किसमें एकदम बन गए, जिसमें एकदम बन गए एट वंस बन गए आपके, तो वो टर्शियरी अल्कोहल था उस टेस्ट ट्यूब में। जिसमें 5 मिनट के बाद बनते हैं सेकेंडरी, जिसमें आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बनते हैं, तो वो आपके प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। तो ये था आपका लुकास मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। ये भी आप पहले से पढ़ चुके होते हैं। हमने 3 तरह के अल्कोहल लिए उसी टाइप से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन के लिए बोलो हम क्या यूज करते थे, कॉपर 573 डिहाइड्रोजिनेशन। तो देखो वो ऑक्सीजन से H लॉस होता है, ऑक्सीजन का जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर से भी H, तो देखो H2 लॉस हो जाती है, -H2। प्राइमरी में भी हो गया, सेकेंडरी में भी हो गया, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल के अंदर वो कार्बन जिस पे OH है उस कार्बन के ऊपर कोई H ही नहीं है, तो क्या लॉस हो सकता है, यहाँ पे आपकी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं होती है। तो वो लोग क्या होती है यहाँ पे होती है डिहाइड्रेशन। देखो एल्डिहाइड बन गए यहाँ पे आपके कीटोन्स बन गए, यहाँ पे आपकी एल्कीन बन गई। मतलब यहाँ पे क्या लॉस हुआ, H2 लॉस नहीं हुआ, बल्कि क्या लॉस हुआ बोलो, यहाँ पे H2O लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ बोलो, H2O, डिहाइड्रेशन हो गई।
डिहाइड्रोजनेशन की बजाय डिहाइड्रेशन। तो टर्शियरी अल्कोहल के अंदर आपकी डिहाइड्रेशन हुई, क्या हुई बोलो इसके अंदर, डिहाइड्रेशन। और जबकि और जो आपकी रिएक्शन हुई उनके अंदर डिहाइड्रोजनेशन हुई है। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर भी देखो डिहाइड्रोजनेशन, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर भी आपकी डिहाइड्रोजनेशन हुई है। तो प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन से आपने एल्डिहाइड ऑब्टेन हुए, और सेकेंडरी अल्कोहल से बोलो क्या मिलते हैं, यहाँ से आपके कीटोन्स मिल जाते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल से आपकी एल्कीन बन जाती है। तो ये था नेक्स्ट मेथड, डिहाइड्रोजनेशन मेथड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी द टर्शियरी अल्कोहल। इसी मेथड का जो नेक्स्ट पार्ट बनता है, हम देखते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल लिया उसी टाइप से, अब हम ऑक्सीडेशन करेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के द्वारा। क्लीवेज उसी टाइप से होगा प्राइमरी अल्कोहल में जैसे डिहाइड्रोजनेशन में हुआ था। O के ऊपर से H, O का जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर से H। तो देखो H2 तो यहाँ से हो गया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O प्रोवाइड करेगा तो H2 और O वाटर लॉस हो गया। ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल में H2 और O वाटर लॉस हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो आपके है ही नहीं कार्बन के ऊपर H, टर्शियरी अल्कोहल में वो कार्बन जिस पे OH है उसके ऊपर H नहीं है, तो क्या होगा, देखो O और H के बीच का तो क्लीवेज हो जाएगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज भी बड़ी आराम से कर सकता है। तो देखो एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, और OH बॉन्ड तो ब्रेक होना ही था। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड टूट गया, O का बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो कीटोन्स बन जाएंगे। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना, एल्डिहाइड बना विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपके रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 2, एल्डिहाइड में भी कितने हैं, 2, तो एल्डिहाइड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे क्या बना, कीटोन्स, क्योंकि कार्बन के ऊपर 2 R हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स द कीटोन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो कार्बन एटम का लॉस नहीं हुआ है। टर्शियरी अल्कोहल गिव्स द कीटोन, कीटोन ही बना बट विद वन लेस कार्बन एटम, क्योंकि एक कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो चुकी है। अब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो देखो प्राइमरी अल्कोहल वाली सीरीज में अगर हम देखें तो एल्डिहाइड के अंदर CH जो बॉन्ड है यहाँ से क्लीवेज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा देखो विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो अब क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज ही होगी, देखो यहाँ से CC बॉन्ड क्लीवेज, तो एक कार्बन और एक कार्बन कम हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही देखो यहाँ पे एक कार्बन कम हो जाएगा, एक तो पहले ही कम हो चुका था टर्शियरी अल्कोहल में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इनका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि C लॉस होगा तो CO2, H है तो H2O लॉस होगा यहाँ पे। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन लेस कार्बन एटम, यहाँ पे वन है, एक ऊपर कम हो चुका था, एक और कम हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विद 2 लेस कार्बन एटम, इसमें 2 कम हो गए, एक ऊपर हो गया था एक और हो गया। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन मेथड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी और द टर्शियरी अल्कोहल। तो आपने 4 मेथड देखे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के, विक्टरमियर मेथड, लुकास मेथड, डिहाइड्रोजनेशन मेथड एंड द ऑक्सीडेशन मेथड। नेक्स्ट हम करेंगे अल्कोहल और फिनोल्स के बीच डिफरेंशिएट, लेबोरेटरी मेथड के बेसिस पे कैसे करें। लिटमस टेस्ट, अगर आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है दूसरे में फिनोल, अगर आप ब्लू लिटमस की 1 ड्रॉप डाल दें तो अल्कोहल वाली में कोई रिएक्शन नहीं होगी, ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू। लेकिन फिनोल वाली टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें रेड कलर आ जाएगा। सेकेंड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालना, एल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब में अगर हम न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालें कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन फिनोल वाली में डालें तो वहां पे कलर चेंज हो जाएगा। जो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड होता है ये येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर होता है इसका। तो जब हम जैसे ही इस लाइट येलो कलर के फेरिक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड को फिनोल वाली टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो जो येलो कलर येलो नहीं रहेगा, उसका कलर चेंज हो जाता है। प्योर फिनोल लेते हैं, प्योर फिनोल तो वायलेट कलर आ जाता है, या और सब्स्टिट्यूटेड फिनोल लेंगे तो कोई और कलर भी आ जाता है, मीन चेंज इन द कलर ऑफ न्यूट्रल FeCl3। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अगर हम एल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर डालें कोई रिएक्शन नहीं होगी, जबकि अगर हम फिनोल वाली टेस्ट ट्यूब में डाल दें तो व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी, व्हाइट PPT बन जाएंगे, डर्टी व्हाइट PPT। डाई टेस्ट, अगर फिनोल के अंदर हम देखें
और डाई टेस्ट करवाएं तो डाई टेस्ट आराम से हो जाएगा। फिनोल की अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, फिनोल की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं इन बेसिक मीडियम, तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और फर्दर हम डाई प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होगा। एस्टर फॉर्मेशन, अल्कोहल के अंदर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड डालें तो आराम से रिएक्शन हो जाती है फिनोल में, जबकि इसके चांसेस कम रहते हैं क्योंकि बेंजीन वाले कार्बन के ऊपर ही डायरेक्ट OH लगा हुआ है। तो फ्रूटी स्मेल आपके एस्टर्स बन जाते हैं इजीली अल्कोहल के अंदर। तो ये आपने देखा कि कम कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाए अल्कोहल और फिनोल्स को। अब हम देखेंगे मिथेनॉल के बारे में कुछ। जो मिथेनॉल होता है इसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। CH3OH मिथेनॉल को क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट। क्योंकि ये कैसे हमें मिलता है? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मींस पायरोलिसिस के द्वारा, मींस हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर ऑफ द वुड। वुड की अगर हम हीटिंग कर दें इन एब्सेंस ऑफ एयर, मींस डिस्टिलेशन कर दे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो हमें मिथेनॉल मिलता है। तो इसलिए इसको वुड स्प्रिट भी कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल, आखिर हम इसको बनाते कैसे हैं? देखो, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस, ये इन कैटलिस्ट कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, इन कैटलिस्ट के साथ अगर हम इस गैस को पास करें, क्योंकि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कैटलिस्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 एट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्योंकि गैसेस को क्योंकि नजदीक लाना होता है। सरफेस एरिया प्रोवाइड जो प्लेटफॉर्म दिया वो इन कैटलिस्ट ने दिया। डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट का काम करते ही हैं और उनके कंपाउंड भी। तो आपके मिथेनॉल प्रिपेयर हो जाता है। अब इनके यूजेस क्या क्या? ये मिथेनॉल एक बहुत ही पॉइजनस केमिकल होता है। लैब के अंदर भी जो आपके इथेनॉल आती है, जो शराब आती है इथेनॉल जो हम यूज करते हैं, उसमें थोड़ा मिथेनॉल डाल देते हैं क्योंकि हाईली पॉइजनस है। इट कॉजेज द ब्लाइंडनेस, इससे ब्लाइंड अंधापन भी हो जाता है। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द पेट्रोल, व्हीकल को चलाने के लिए। इट कैन बी यूज्ड एज ए एंटी फ्रीज इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, पहाड़ों पे, माउंटेन्स के ऊपर जब हम व्हीकल को चलाते हैं, ताकि हमारा जो फ्यूल है वो फ्रीज ना हो जाए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं उसे कहते हैं एंटी फ्रीज, जो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर दे? डिक्रीज। कोई चीज -1 पे फ्रीज हो जाती है ताकि वो -3 पे हो, -10 पे हो, ऐसे। तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करने का काम करता है ये। तो एंटी फ्रीज का काम भी करता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे इथेनॉल के बारे में। CH3CH2OH इथेनॉल। 100% एल्कोहल हो तो उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एल्कोहल। 100% एल्कोहल। ये बनती कैसे है? इट इज प्रिपेयर्ड by removing the water content from the rectified sprit। rectified sprit लेते हैं। rectified sprit क्या होती है? 95.87% तो जिसमें अल्कोहल होती है और 4.13% जिसमें वाटर होता है, वो ले लेते हैं हम। और जो बचा हुआ जो वाटर है, जैसे मैंने अभी बताया, रेक्टिफाइड स्प्रिट के अंदर 4.13% वाटर होता है, उस वाटर को ही रिमूव करना है बस। फिर 100% एल्कोहल हो जाएगा बाय यूजिंग द क्विक लाइम फॉलोइंग द रिफ्लक्सिंग का मतलब हीटिंग एट देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड डिस्टिलेशन। रिफ्लक्सिंग का मतलब क्या होता है? हीटिंग एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब रेक्टिफाइड स्प्रिट जैसे भी मैंने बताया था, 95.87% एल्कोहल और 4.13% क्या होता है इसमें? वाटर, तो उसे रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं। रेक्टिफाइड स्प्रिट कैसे बनती है? जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उसके दौरान हमें रेक्टिफाइड स्प्रिट ही मिलती है। उसके अंदर 4.13% वाटर होता ही है। डीनेचर्ड स्प्रिट क्या होती है? डीनेचर्ड एल्कोहल। अगर हम इस एल्कोहल को पीने योग्य ना छोड़े, मीन्स उसके अंदर हम क्या डाल दे? कोई इम्प्यूरिटी डाल दे, जैसे मिथेनॉल जो ब्लाइंडनेस क्रिएट कर देगी, एसीटोन, पिरिडिन जो कि इम्पोटेंसी कर देती है, नपुंसकता ला देती है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो डीनेचर्ड एल्कोहल कहते हैं उसे, डीनेचर्ड स्प्रिट कह देते हैं। This is so called because after the mixing of these impurities, methanol or the pyridine etc. in the alcohol, it is not fit for the drinking. When methanol specially is mixed in the alcohol, then that denatured alcohol is called the methylated spirit. फिर उसे मिथाइलेटेड स्प्रिट कहते हैं। अगर इम्प्यूरिटी हम कौन सी डालें? मिथेनॉल वाली, तो उसे मिथाइलेटेड स्प्रिट कह देते हैं। आखिर दिक्कत क्यों आती है रेक्टिफाइड स्प्रिट को? जो अभी जैसे मैंने बताया कि एब्सोल्यूट एल्कोहल हम यहाँ पे बना लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड डाल के, लेकिन हम ये क्या कह रहे हैं? Why rectified spirit cannot be converted into absolute alcohol by simple distillation के द्वारा हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ पे तो देखो हमने पहले कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जो वाटर था उसको एब्जॉर्ब करवाया, फिर रिफ्लक्सिंग की, फिर डिस्टिलेशन की। हम सिंपली डिस्टिलेशन के द्वारा ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ये मिक्सचर होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.87% अल्कोहल और 4.13% वाटर, इट इज एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये क्या है? एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैसा मिक्सचर होता है? जब आप उसको हीट करते हैं ना, नहीं तो क्या होता है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो 100 है, एल्कोहल का 78 होता है जैसे, तो पहले किसको बॉयल हो जाना चाहिए जब हम हीट करते हैं? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और वाटर नीचे बच जाना चाहिए कंटेनर के अंदर, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। लेकिन नहीं, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें बोथ ऑफ द कंपोनेंट बॉयल्स ऑफ टुगेदर, दोनों इकट्ठे उड़ जाएं, दोनों इकट्ठे बॉयल्स ऑफ हो जाएं, ऐसे मिक्सचर को आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। सो द मिक्सचर which boils off at the constant temperature, at the same temperature, is called the azeotropic mixture। तो ये azeotropic mixture होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर। जो ये अल्कोहल वाटर का मिक्सचर, ये azeotropic mixture है। The rectified spirit containing this 95.87% alcohol and 4.13% water behave like azeotropic mixture, so it distills off at the same temperature। एक ही टेम्परेचर पे पूरा बॉयल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को हम यूज नहीं कर सकते एज ए ड्राइंग एजेंट फॉर एल्कोहल? एल्कोहल को ड्राइंग करने के लिए, बोलो क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये एल्कोहल के साथ जैसे हाइड्रेट्स बनते हैं ना, ऐसे एल्कोहोलेट्स बना देता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो एल्कोहल कंबाइन विद एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। देखो इस टाइप से CaCl2.3C2H5OH, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना लेता है इसके साथ। पावर एल्कोहल क्या है? अगर हम 20% एब्सोल्यूट एल्कोहल ले लें, एब्सोल्यूट एल्कोहल है ये, एब्सोल्यूट एल्कोहल, और 80% पेट्रोल, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं, वो ले लें with benzene or the tetraline as a co-solvent, then it is called the power alcohol। it is called as the power alcohol for driving the vehicles। as a fuel इसको यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको पावर एल्कोहल कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी और द यूजेस, जो इथेनॉल है मिथेनॉल की तरह एंटी फ्रीज के तरह काम कर सकते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है माउंटेन्स के अंदर। जो व्हीकल को आप चलाएं, जो कूल एरियाज है वहां पे, ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। एज ए फ्यूल की तरह इसको यूज कर सकते हैं, घरों में जैसे लैंप वगैरह जलाएं तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। लोग इसको बेवरेजेस की फॉर्म में यूज करते हैं, बियर, विस्की, रम के अंदर इसकी कंटेंट होती है, मेडिसिन के अंदर भी इसकी कुछ कंटेंट डाली जाती है। इट कैन बी यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी कंपाउंड लाइक क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ईथर्स एक्सेट्रा। तो ये थे आपके इथेनॉल के बारे में। तो ये आपने देखा डिफरेंट आपके जो एल्कोहल्स थे उनकी रिएक्शंस के बारे में। आप जब भी रिएक्शंस को याद करें तो इनके कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर देखें इनको, कि हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस एंड दिस, या व्हाट विल हैपन व्हेन वी ऐड दिस रिएजेंट। तो आप इस टाइप से इनको अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।